एक सवाल है, क्या कानून हमेशा फेयर होता है? क्या हर फैसला सही होता है? देखो, अक्सर हम सोचते हैं कि लॉ मतलब बस वो मोटी मोटी किताबें और सेक्शंस, पर लॉ की जो असली आत्मा है ना, उसकी सोल, वो फेयरनेस में है, निष्पक्षता में। चलो आज इसी को अनकवर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बिल्कुल कोर में जा रहे हैं, उसकी आत्मा को समझने। हम बात करेंगे उन प्रिंसिपल्स की जो कानून को इंसाफ से जोड़ते हैं। टॉपिक है नेचुरल जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL। और हाँ, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, एक अच्छा वकील बनने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो आज का प्लान क्या है? सिंपल रखते हैं। पहले समझेंगे कि भाई ये नेचुरल जस्टिस है क्या चीज। फिर इसके 3 मेन पिलर्स, नो बायस, फेयर हियरिंग और रीजन डिसीजंस, इनको इंपॉर्टेंट केस लॉज के साथ देखेंगे। उसके बाद हम PIL की अमेजिंग दुनिया में डाइव करेंगे और लास्ट में एक सुपर क्विक रिकैप और कुछ Q&A, ताकि सब कुछ लॉक हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1। सबसे पहले ये नेचुरल जस्टिस है क्या? सोचो, ये कानून के पीछे का वाई है, वो फाउंडेशन जिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। और यहां पे आता है एक ट्विस्ट। पता है सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? नेचुरल जस्टिस कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना किसी एक्ट में, ना कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी रूट्स हैं रोमन कॉन्सेप्ट जस्ट नेचुरले में, यानी नेचर का लॉ। सिंपल भाषा में इट्स फेयर प्ले इन एक्शन। जस्ट इमेजिन, ये कितनी पावरफुल चीज है। कोई रिटन लॉ नहीं है, फिर भी फेयरनेस का ये बेसिक मॉरल प्रिंसिपल हर अथॉरिटी पर अप्लाई होता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, ये सरकारी अफसरों की मनमानी यानी आर्बिट्ररी एक्शंस पर ब्रेक लगाता है। नंबर 2, ये इंश्योर करता है कि इंसाफ सिर्फ हो नहीं, बल्कि होता हुआ दिखे भी। और नंबर 3, ये आपके और मेरे यानी कॉमन सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर ये कहीं लिखा नहीं है तो इसको पावर कहाँ से मिलती है? इसकी पावर आती है सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 14 कहता है हर एक्शन फेयर होना चाहिए, वरना वो आर्बिट्ररी है। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, वो कहता है कि कोई भी प्रोसीजर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना ही चाहिए। और अगर कोई अथॉरिटी इन रूल्स को तोड़ती है तो आर्टिकल 32 और 226 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स उस ऑर्डर को क्वाश कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेचुरल जस्टिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं इसके पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर, द रूल अगेंस्ट बायस। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो इंसाफ कर रहा है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। ये रूल एक लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है, जिसे आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेना है। नीमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। इसका सिंपल मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज, यानी कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। इतना सिंपल सा रूल है, पर पूरा जस्टिस सिस्टम इस पर ही खड़ा है। बायस यानी पक्षपात भी कई तरह का हो सकता है। पहला है पर्सनल बायस, मतलब रिश्तेदारी या दुश्मनी। दूसरा है पिक्यूनरी बायस, यानी पैसे का मामला। अगर डिसीजन मेकर का उस केस में 1 रुपए का भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना, तो भी वो बायस माना जाएगा। और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर बायस, जब डिसीजन लेने वाला उस केस के आउटकम में पहले से ही इंटरेस्टेड हो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कृपाई का केस बेस्ट एग्जाम्पल है। आप स्क्रीन पर देखो, मिस्टर नागेश पंत एक तरफ कैंडिडेट थे और दूसरी तरफ वो सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर भी थे। मतलब प्लेयर भी वही और अंपायर भी वही। इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, राइट? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बायस एक्चुअली हुआ था। अगर बायस का रीजनेबल सस्पिशन भी है, एक आम आदमी को भी लगेगा कि यहां गड़बड़ हो सकती है, तो बस उतना ही काफी है। और इसी बेसिस पे पूरी सिलेक्शन लिस्ट को क्वाश कर दिया गया। वाह! एक और केस देखते हैं, मनकलाल का। यहां जो इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन थे, वो पहले कंप्लेनेंट के वकील रह चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो पर्सनल बायस का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, और उन्होंने प्रोसीडिंग्स को रद्द कर दिया। सिंपल। तो हमने देखा कि जज का इम्पार्शियल होना जरूरी है, पर क्या बस इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, द रूल ऑफ फेयर हियरिंग। ये कहता है कि डिसीजन लेने का जो प्रोसीजर है वो भी फेयर होना चाहिए। इस रूल की फाउंडेशन है एक और लैटिन मैक्सिम, ऑडी अल्टरम पार्टम, मतलब हियर द अदर साइड, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये इंसाफ का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप किसी को भी उसकी बात सुने बिना सजा नहीं दे सकते। तो एक फेयर हियरिंग में होता क्या क्या है? कुछ चीजें मस्ट हैं। पहला, आपको एक क्लियर नोटिस मिलना चाहिए कि आप पर चार्जेस क्या हैं। ऐसे वेग नहीं,
दूसरा, आपको अपनी केस प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपके अगेंस्ट क्या एविडेंस यूज हो रहा है। और चौथा, अगर जरूरी हो तो विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट भी मिलना चाहिए। और इस रूल को कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश करने वाला लैंडमार्क केस है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इमेजिन कीजिए, सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया विदाउट एनी नोटिस, विदाउट गिविंग हर अ चांस टू एक्सप्लेन। उन्हें बताया तक नहीं गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक नई जिंदगी दे दी। कोर्ट ने डिक्लेयर किया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ कोई प्रोसीजर नहीं है, वो प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। इस एक लाइन ने इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के मीनिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। दिस वॉज अ गेम चेंजर। इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए ओल्गा टैलेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कंपैशनेट डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर रहने वालों को भी हटाने से पहले सुनवाई का मौका देना जरूरी है, क्योंकि उनका राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। इंसाफ सबके लिए। ओके, तो जज इम्पार्शियल है, प्रोसेस भी फेयर है, पर क्या इतना काफी है? नोप। अब आते हैं तीसरे और मॉडर्न टाइम्स के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर, रीजन्ड डिसीजंस। फैसला आखिर क्यों लिया गया, ये बताना पड़ेगा। इसको हम स्पीकिंग ऑर्डर भी कहते हैं, यानी एक ऐसा ऑर्डर जो खुद बोलता है, जो ये बताता है कि डिसीजन लेने के पीछे रीजंस क्या थे। कोई भी अथॉरिटी बस ये नहीं लिख सकती कि योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। उसे बताना पड़ेगा कि योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। एसएन मुखर्जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनल स्टैंप लगा दिया। कोर्ट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कही, रीजन इज द हार्ट बीट ऑफ एवरी कंक्लूजन। यानी हर फैसले की धड़कन उसका रीजन है। बिना रीजन के कोई भी डिसीजन एक बेजान लाइफलेस बॉडी जैसा है। तो अब तक हमने एक इंडिविजुअल के लिए जस्टिस के प्रिंसिपल्स देखे, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जिनके पास कोर्ट आने तक के पैसे या रिसोर्सेज नहीं है? वेल, उनके लिए जुडिशरी ने एक ब्रह्मास्त्र बनाया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इसने लॉ के उस सदियों पुराने रूल को तोड़ दिया जिसे लोकस स्टैंडी कहते हैं, कि सिर्फ जिसका नुकसान हुआ है वही कोर्ट आ सकता है। अब अगर कोई गरीब, कमजोर या बेसहारा व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकता, तो आप, मैं या कोई भी सोशली कॉन्शियस सिटीजन उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इंडिया में PIL का एवोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। लेट 70s में इसकी शुरुआत प्रिजनर्स और बॉन्डेड लेबरर्स के राइट्स से हुई। 80s और 90s का दौर एनवायरनमेंट का था। गंगा एक्शन प्लान, ताजमहल, सब PIL की देन है। और आजकल PIL का यूज गवर्नेंस, करप्शन और ट्रांसपेरेंसी जैसे इश्यूज पर हो रहा है। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, ट्रेडिशनल केस और PIL में जमीन आसमान का फर्क है। जहां ट्रेडिशनल केस दो पार्टीज की लड़ाई है, वहां PIL कोर्ट और पिटिशनर के बीच एक कोलैबोरेशन है, समाज के भले के लिए। ट्रेडिशनल केस का प्रोसीजर बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि PIL एक पोस्ट कार्ड या लेटर पर भी फाइल हो सकती है। 3 लैंडमार्क PIL केसेस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। हुसैन आरा खातून, जिसे इंडिया की पहली PIL माना जाता है, इसने राइट टू स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट बनाया। SP गुप्ता केस, जिसे जजेस ट्रांसफर केस भी कहते हैं, उसने PIL के कॉन्सेप्ट को ऑफिशियली डिफाइन किया। और MC मेहता, ये नाम तो एनवायरमेंटल जस्टिस का सिनोनिम बन गया। वाह, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। चलो, अब एक सुपर फास्ट 30 सेकेंड्स का रिवीजन करते हैं। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाएंगे। रेडी? लेट्स गो। ओके, रैपिड फायर। बायस मतलब नीमो जुडेक्स, केस है एक राइपाक। टेक अवे, इंसाफ दिखना चाहिए। फेयर हेयरिंग मतलब ऑडी ऑल्टरम पार्टम, केस है मनेका गांधी। टेक अवे, प्रोसेस जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। रीजन्ड ऑर्डर मतलब स्पीकिंग ऑर्डर, केस है SN मुखर्जी। टेक अवे, रीजन हर फैसले की धड़कन है। और PIL मतलब रिलैक्स लोकस स्टैंडी, केस है SP गुप्ता। डन। चलो अब देखते हैं आपने कितना समझा। पहला सवाल, ये लोकस स्टैंडी क्या चीज है? लोकस स्टैंडी का लिटरल मतलब है कोर्ट के सामने खड़े होने का अधिकार, यानी केस फाइल करने का राइट। ट्रेडिशनली सिर्फ वही इंसान केस फाइल कर सकता था जिसका खुद का राइट अफेक्ट हुआ हो, लेकिन PIL ने जनहित में इस रूल को आराम से रिलैक्स कर दिया। ग्रेट। अब आखिरी सवाल, एक राइपाक केस के बाद बायस को चेक करने का मेन टेस्ट क्या बन गया है? एग्जैक्टली, सही जवाब है द रीजनेबल एप्रीहेंशन या रियल लाइक्लीहुड ऑफ बायस। इसका मतलब
एक्चुअल बायस प्रूव करना जरूरी नहीं है। अगर एक आम इंसान को भी लगेगा कि यहां बायस होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, तो उतना ही काफी है डिसीजन को सेट असाइड करने के लिए। तो दोस्तों, नेचुरल जस्टिस और PIL ये सिर्फ एग्जाम के टॉपिक्स नहीं हैं। ये वो टूल्स हैं जिनके जरिए आप इस देश में रियल चेंज ला सकते हैं। कानून आपको प्रिंसिपल्स देता है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना, उन्हें अप्लाई करवाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आर यू रेडी? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।